सभी को नमस्कार। +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर आज की +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन कार्यपालिका पर चल रहे थे। लेसन को अब तक हमने 2 भागों में देखा, जिसमें हमने संसदीय शासन प्रणाली क्या है, संसदीय अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है, अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या है, उनके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, उस सब के बारे में विस्तार से जाना। आज हम भाग 3 में जानेंगे। पहले तो मैं आपके साथ 2 वीडियोस के लिंक शेयर करूंगी, जिसमें कि हम भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उसकी योग्यताएं और जो उसकी शक्तियां हैं उसके बारे में वर्णन करेंगे। उसके अलावा एक और वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, उसका चुनाव जो कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, उसके बारे में, और भारत के राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं उसके बारे में दिया हुआ है। वो दोनों लिंक, उसके अलावा एक संसदीय शासन प्रणाली का लिंक और इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आज के भाग में हम इन 3 वीडियो लिंक के अलावा नौकरशाही के बारे में जानेंगे, जिसे हम इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। आप जितने भी बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर देखते हैं, उन्हें हम नौकरशाह या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, या स्थायी कार्यपालिका भी कह सकते हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का हम चयन करते हैं, वो 5 वर्ष के बाद दोबारा से चुनाव होते हैं। हो सकता है किसी अन्य दल का शासन आए, लेकिन ये जो IAS IPS हैं वो स्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं और एक निश्चित आयु तक सेवा में बने रहते हैं, इसलिए इन्हें स्थायी कार्यपालिका भी कहा जाता है। तो आज के भाग में हम नौकरशाही, उनकी योग्यताएं, उनके क्या क्या कार्य हैं, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसी में से बनेगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। कार्यपालिका भाग 3। देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ अपने 3 वीडियोस के लिंक शेयर कर रही हूँ। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर है। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया का, उसके ऊपर। ये जो दूसरा वीडियो है वो लिंक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हिज पावर्स टॉपिक का। अगला है प्राइम मिनिस्टर सिलेक्शन प्रोसीजर एंड हिज पावर्स टॉपिक। ये 2 वीडियोस हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। देखिए, हमारे देश का जो शासन है वो जो नाम मात्र का है वो राष्ट्रपति का, और जो वास्तविक कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्री होते हैं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए 2 पार्ट्स में ये वीडियो। चलिए अब हम देख लेते हैं एक बार कार्यपालिका के कुछ कार्य। सबसे पहला कार्य है कानून को लागू करना। देखिए, विधायिका जो कानून बनाती है उसे लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना भी कार्यपालिका का काम है। देखिए, दूसरा काम क्या है इसका? नीति निर्धारण करना। जो कार्यपालिका है वो देश को चलाने के लिए नीतियां निर्धारित करती है और संसद के सम्मुख पेश करती है। तीसरा है नियुक्तियां करना। देश का शासन चलाने के लिए अनेक कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है और अगर आवश्यकता ना हो तो उन्हें हटाना भी पड़ता है। तो जितने भी न्यायाधीश, राजदूत, अटॉर्नी जनरल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति करता है। तो ये कार्यपालिका का कार्य है। हटाना, अगर मान लीजिए किसी की आवश्यकता नहीं है तो राष्ट्रपति उसको हटा भी सकता है। अगला है विदेश संबंधी कार्य। दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करना भी कार्यपालिका का ही काम है। कार्यपालिका ही देखेगी कि किस देश के साथ कैसे संबंध रखने हैं। वहाँ राजदूत
को भेजना है, नहीं भेजना, ये सब कार्य कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अगला है वित्तीय कार्य। देश में जितने भी वित्त पर नियंत्रण है, देश के धन पर विधानमंडल का नियंत्रण होता है और विधानमंडल की स्वीकृति के बिना कार्यपालिका धन को खर्च नहीं कर सकती, परंतु कार्यपालिका ही बजट को तैयार करती है और विधानमंडल में पेश करती है। ठीक है जी, तो जितने भी वित्तीय कार्य हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला है न्यायिक कार्य। न्याय करना भी न्याय पालिका का कार्य है, परंतु कार्यपालिका के पास भी कुछ न्यायिक शक्तियां हैं। बहुत से देशों में उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो कार्यपालिका के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कार्यपालिका के अध्यक्ष के पास अपराधी के दंड को क्षमा करने की शक्ति है, जैसे कि हमारा भारत का राष्ट्रपति। जितने भी सर्वोच्च उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति ही करता है। किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने की शक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के पास है। अगला है सैनिक कार्य। तो जो राष्ट्रपति है वो देखिए तीनों सेनाओं का प्रमुख है, कमांडर इन चीफ होता है। तो ये सब कार्य जो हैं वो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानते हैं नौकरशाही क्या है। देखिए प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नौकरशाह। तो उनका शासन क्या है, नौकरशाही। सिविल सेवाओं का वर्गीकरण। देखिए सिविल सेवाएं कितनी तरह की हैं, 3 तरह की हैं, अखिल भारतीय, केंद्रीय और प्रांतीय। अखिल भारतीय में कौन सा आता है, देखिए प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, ये अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आती है। केंद्रीय सेवा में क्या आती है, देखिए भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, जितने भी विदेशों में राजदूत हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। प्रांतीय सेवा में देखिए क्या आते हैं, बिक्री कर अधिकारी, मतलब जो स्टेट के अंडर हैं वो। तो देखिए हमने सर्विसेज देख ली, सिविल सर्विस 3 तरह की होती हैं, अखिल भारतीय, केंद्रीय और प्रांतीय। उनके अंदर जो जो कैडर आते हैं वो हमने भी देख लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं नौकरशाही की विशेषताएं। देखिए सबसे पहली जो विशेषता है वो है कार्य का तर्कपूर्ण विभाजन। देखिए जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनका काम तो सिर्फ कोई नया प्रस्ताव लाना है और उसे वास्तविक रूप से लागू करना, वो सब कार्य किसका है, इन्हीं नौकरशाहों का। अगला है तकनीकी विशेषताएं। ये जो नौकरशाह होते हैं वो तकनीकी रूप से एक्सपर्ट होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, क्योंकि इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग्स दी जाती है। अगला है व्यावसायिक वर्ग। नौकरशाही एक व्यावसायिक वर्ग होता है जो शासन चलाकर अपनी आजीविका कमाता है, क्योंकि जो ये सर्विसेज देते हैं उनके बदले में इसे सैलरी मिलती है। पद सोपान का सिद्धांत। देखिए तकनीकी विशेषता के साथ कर्मचारियों को आज्ञा की एकता के लिए भी बांधा जाता है। नौकरशाही विभिन्न स्तरों पर बटी है, जैसे अलग अलग कैडर्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये बटी हुई है, मतलब छोटे से लेके बड़े तक पद इसमें दिए गए। निश्चित अवधि, इनकी जो सेवा की अवधि है वो निश्चित होती है, उससे पहले इन्हें हटाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर इन पे कोई भ्रष्टाचार या देशद्रोह का आरोप है तो इन्हें पद से हटाया जा सकता है। निर्धारित वेतन और भत्ते, इन्हें हर माह एक निश्चित वेतन और भत्ता दिया जाता है। योग्यता प्रणाली, जो इनकी नियुक्ति होती है वो योग्यता के आधार पर होती है, ऐसे नहीं किसी भी व्यक्ति को नौकरशाह बना दिया जाए। अब हम देख लेते हैं आगे नौकरशाही की भूमिका क्या है। देखिए इन्हें क्या कार्य करने होते हैं। सबसे पहला प्रशासकीय कार्य। प्रशासकीय मतलब जो नीतियाँ बनानी हैं, किसी नीति को कैसे लागू करना है वो सब करना इनका काम है। दूसरा नीति को प्रभावित करना, किसी भी कार्य को प्रभावित करना इनका काम है। मान लीजिए कोई
मंत्रियों को किसी आंकड़े की ज़रूरत है कोई पॉलिसी बनाने के लिए, तो इनका काम है उसे एकत्रित करके देना। सलाहकारी कार्य, किसी भी मंत्री को अगर सलाह की ज़रूरत है तो इन्हें सलाह देनी पड़ेगी। वित्तीय कार्य, जितने भी बजट बनते हैं उन सब में इन्हें सहयोग करना पड़ता है, उसका आंकड़ा रूपरेखा तैयार करने में। अगला है नियोजन, नई नई योजनाएं बनाना इनका ही कार्य है। अगली है वैधानिक कार्य, जितने भी कार्य कानून के अंतर्गत आते हैं, कानून का विस्तार करना, कुछ ऐसे पॉलिसीज़ लाना कि लोग उसका उल्लंघन ना कर सके, वो सब इन्हीं के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप अपने शहर में डीसी, एसपी को देखते हैं। देखिए, डीसी को आपके ज़िले का प्रथम व्यक्ति कहा जाता है। उसी का कार्य होता है कि पूरे ज़िले में जो न्याय व्यवस्था है, शांति है, वो सब बनी रहे। तो देखिए उन लोगों को कितने कार्य करने पड़ते हैं। मान लीजिए कोई आपदा आ जाए तो उसका प्रबंधन करना, कुछ और प्रॉब्लम्स हों तो उसे सॉर्ट आउट करना। तो ये जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो हर तरह से योग्य नियुक्त किए जाते हैं। देखिए, चाहे वो प्रशासनिक कार्य करना पड़े, नीति को निर्माण करना पड़े, सलाह देने का, वित्तीय कार्य, नियोजन, वैधानिक, न्यायिक, जन संबंधी कार्य, ये लोगों की शिकायतों को दूर करना, जैसे कि खुला दरबार लगा के लोगों की प्रॉब्लम्स लेना, उन प्रॉब्लम्स को उन डिपार्टमेंट्स को आगे से सॉर्ट आउट करने के लिए कहना। तो ये जितने भी बड़े बड़े नौकरशाह होते हैं, देखिए बड़े बड़े जो राजदूत हैं वो विदेशों में संबंध बनाना, वो सब इन्हीं के कार्य हैं और इन्हीं को ही करने पड़ते हैं। तो एक सशक्त भूमिका निभाते हैं नौकरशाह देश के शासन में या कार्यपालिका को चलाने में। चलिए, आप सभी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।